नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस समय हम एक बड़ी खबर से साथ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन 6 आतंकवादियों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। उत्तर प्रदेश से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र से 1 आतंकवादी को पकड़ा गया है और 2 आतंकवादियों की ट्रेनिंग जो पाकिस्तान में हुई है वो सबसे ज्यादा गंभीर बात है। आतंकवादी ओसामा ज़ीशान की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई और अंडरवर्ल्ड से इन लोगों को फंडिंग हुई। ये एक और खतरनाक बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि त्योहारों से पहले इस तरह से आतंकवादियों का पकड़ा जाना और इनके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद होना ये और ज्यादा चिंता पैदा करता है। जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 इयर्स एज है। नेक्स्ट ओसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 इयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 इयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। ज़ीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 इयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 इयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल उम्र। आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में, जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। आइए हम आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसे इनपुट्स मिले, कितनी बड़ी ये सफलता है और वो कौन कौन से शहर थे त्योहारों से पहले जो इन आतंकवादियों के निशाने पर थे? हिमांशु, देखिए, सबसे पहले पुलिस को ये खुफिया एजेंसी जो है उनके जरिए पुलिस को ये जानकारी मिली थी। उसके बाद जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पुलिस को पता लगा ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि ये कई स्टेट्स में ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरी साजिश चल रही है। जिसके बाद एक साथ पुलिस ने साइमल्टेनियसली कई जगहों पर रेड किया। राजस्थान के पास कोटा से चलती ट्रेन से समीर को उठाया गया जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। दिल्ली से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद यूपी से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। एक साथ ये सारी गिरफ्तारी हुई और इलाहाबाद में जो रेड किया गया वहां से अच्छी खासी बरामदगी हुई जिसमें आईईडी भी शामिल है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज यहां पर निकल के आई वो ये पूरे ऑपरेशन से कि गैंगस्टर यानी दाऊ डी कंपनी का इस पूरे मामले में सीधा रोल निकल के आया है। उनके जो लोग शामिल थे उनको आईएसआई ने यह काम दिया हुआ था कि एक तो जो स्लीपर सेल के जरिए उनके आतंकियों के पास जो सामान पहुंचा हुआ है, जो विस्फोटक पहुंचा हुआ है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी गई थी ये जो दाऊद गैंग के जो थे। और इसके अलावा जो फंडिंग है, हवाला के जरिए फंडिंग, पैसे का इंतजाम करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों का, स्पेशल सेल का, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि अभी ये ऑपरेशन और आगे चलेगा और इसमें और गिरफ्तारियां भी होंगी। जी बिल्कुल ठीक है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि इन आतंकवादियों के पास RDX और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और स्पेशल रिपोर्ट में अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन अलीगढ़ की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे, उसी अलीगढ़ में जहां से पीएम मोदी ने 2022 चुनाव की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई।
मोदी करीब 40 मिनट तक बोले। मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे, योगी पर बोले, जाट राजा पर बोले। मोदी के 40 मिनट के भाषण का सारांश हम आपको सिर्फ 10 बिंदु में समझाते हैं। मोदी ने जो कुछ भी कहा, क्यों कहा? क्या पीएम मोदी के अलीगढ़ संबोधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी बुगुल फूंक दिया है? भारत माता की 40 मिनट के भाषण का संपूर्ण विश्लेषण। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। चुनावी रण में क्या है मोदी का अलीगढ़ प्रण? अलीगढ़ का ताला सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। अलीगढ़ नोड नए मौके बनाएगा। मोदी ने एक तीर से कितने निशाने लगाए? एक दौर था शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था। पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। क्या अब की बार बीजेपी का कल्याण करेंगे जाट? आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते, अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। देश के जिन छोटे किसानों की चिंता चौधरी साहब को थी, प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़। 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलीगढ़ प्लान का एक एक पन्ना पढ़कर सुना दिया। पीएम मोदी ने बताया कि अलीगढ़ को नई पहचान मिलेगी। पीएम मोदी का क्या है ये अलीगढ़ प्लान, आइए हम आपको बताते हैं। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य, एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता। करीब 40 मिनट के भाषण के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर कई शॉट्स लगाए। एक एक शॉट्स के पीछे चुनावी रणनीति है। रफ्तार देने का एक प्रयास। मोदी ने 2022 के चुनावी मैदान पर जो शॉट लगाए, सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं, यानी अलीगढ़ को नई पहचान देने वाला शॉट। विश्वविद्यालय के जरिए पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों का दिल जीतने वाला शॉट। पलायन का जिक्र करके लॉ एंड ऑर्डर वाला शॉट मारा, तो वहीं चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर किसान आंदोलन को लेकर डैमेज कंट्रोल वाला शॉट लगाया। आज हम आपको मोदी के एक एक सियासी शॉट के पीछे का पूरा मतलब समझाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अलीगढ़ में ही डिफेंस कॉरिडोर की नींव भी रखी। सरल शब्दों में आपको बताएं तो प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ को नई पहचान देने का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखा। पॉइंट टू पॉइंट मिशन अलीगढ़ के विजन की व्याख्या की। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने प्लान अलीगढ़ के बारे में क्या बात बताई। देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे एक
ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले से है, तो क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय उसके समानांतर एक दूसरी यूनिवर्सिटी होगी? दोनों में क्या कुछ अलग होगा? वैसे भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दुनिया भर में एक अलग पहचान रखती है, तो नए विश्वविद्यालय के पीछे का प्लान क्या है? ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने समझाया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खुलने के बाद अलीगढ़ दुनिया में डिफेंस रिसर्च का गढ़ बन जाएगा। आने वाले दिनों में अलीगढ़ देश को महाबली बनाने वाले हथियारों के आविष्कार को नया आकार और विस्तार देगा। और तो और यूनिवर्सिटी के नामकरण के पीछे भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक स्वर्णिम अध्याय है। भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए, अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने भाषण के दौरान उनका नाम लिया। मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट समुदाय के थे और अलीगढ़ उसी पश्चिमी यूपी का हिस्सा है जहां जाट चुनावी जीत के लिए बड़ा फैक्टर है। तो क्या जाटलैंड में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पीछे बीजेपी का वोट गणित है? आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक का एक्स फैक्टर बताते हैं। उससे पहले हम ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई सारे निशाने साधे। पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए किसे क्या संदेश दिया है, समझिए। एक तीर कितने निशाने? मोदी का मिशन उत्तर प्रदेश। स्वागत, अभिनंदन। आज नरेंद्र मोदी के भाषण में मिशन उत्तर प्रदेश की पूरी छाप दिखी। भारत माता की। मोदी ने कुछ नामों के सहारे अपनी नीति और नीयत की व्याख्या की, तो वहीं बिना नाम लिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा। आज हम आपको मोदी के भाषण का एक्स फैक्टर बताते हैं। सबसे पहले बात उन नामों की जो मोदी की जुबान पर कई बार आए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, चौधरी चरण सिंह, योगी आदित्यनाथ। राजा महेंद्र
के बारे में। नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया। उसके पीछे 2019 चुनाव में पश्चिमी यूपी में किया गया ऐलान था, यानी चुनावी वादा पूरा किया। वहीं कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का बड़े चेहरा थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर। आज मोदी ने कल्याण सिंह को याद करके पिछड़ी जाति को संदेश दिया है। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर जननायक चौधरी चरण सिंह का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। नाम के पीछे वजह क्या, आप मोदी से सुनिए। किसानों की चिंता, जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ ये हम सभी जानते हैं। योगी जी, मोदी ने एक बार नहीं कई बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। मैसेज बीजेपी के कैडर और उत्तर प्रदेश की जनता को दिया कि सब कुछ ठीक है, चेहरा योगी ही होंगे। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। ये वो नाम है जो प्रधानमंत्री की मोदी की जुबान पर नहीं आए, लेकिन निशाने पर रहे। अखिलेश यादव, राकेश टिकैत, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर सियासी प्रहार किया। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिक्र किया, तो वहीं पश्चिमी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बात कही। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। मोदी ने कृषि कानून पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा। यहाँ के बेटा बेटियों के सामर्थ्य को
और बढ़ाना है और विकास विरोधी हर ताकत से उत्तर प्रदेश को बचाना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यानी मोदी ने साफ कर दिया है कि आगे की चुनावी रणनीति क्या होगी, चुनावी एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या होंगे। आज तक ब्यूरो। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ऑपरेशन देवदूत। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ जिलों में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। स्थिति इतनी खराब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स से लेकर नेवी तक को उतारना पड़ा। एनडीआरएफ की दर्जन भर टीमें लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। गुजरात में सैलाब आया, जिंदगी पर बड़ा संकट लाया। न घर बार बचे, न कार, मच गया हाहाकार। जिंदगी को बचाने की जंग, तस्वीरें देखकर रह जाएंगे दंग। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने दिखाया दम। सितंबर में बारिश भयंकर, जान बचाई जान पर खेलकर। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में भयंकर बारिश के चलते डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में कई लोगों की मौत की खबरें भी आईं। जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट में नदियां उफन रही हैं। गुजरात में भारी बारिश के इस कदर ने जिंदगियों पर कहर बरपा दिया। बाढ़ के बीच फंसे लोगों पर मौत झपट्टा मारने को बेताब दिख रही है, लेकिन देवदूत लोगों को यमराज के हाथों से छुड़ाने में भी जुटे हुए हैं। और इस भयंकर आपदा के बीच मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह जारी कर दी गई। ये गुजरात का हाल है। सितंबर की बारिश में आए सैलाब ने कैसी गत बना दी है। लोगों की जान के लाले पड़ गए हैं, घर बार सब डूब गए हैं। जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुजरात में जामनगर से लेकर जूनागढ़, राजकोट से लेकर पोरबंदर तक रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों से लेकर एयरफोर्स के लोग जान बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे खतरों के वो खिलाड़ी जो जान पर खेलकर सैलाब में डूबते लोगों की जान बचा रहे हैं। वो देवदूत जो यमराज के हाथों से जिंदगी को छीन कर ला रहे हैं। सैलाब का जिंदगी पर खतरनाक प्रहार। जूनागढ़ में ऑपरेशन कार। तो सबसे पहले आपको जूनागढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं एक कार को पानी के अंदर से क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। कार पूरी तरह से झूल रही है। कार पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार में कौन बैठा था और ये कार कैसे सैलाब में समा गई। तो आपको बता दें कि तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ के आनंदपुर की हैं। इस कार का ड्राइवर डैम के पुल से गुजर रहा था। अचानक ऐसा सैलाब आया कि ड्राइवर पुल के ऊपर से ही कार छोड़कर भाग गया। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। कार बह गई। जैसे ही सैलाब कम हुआ तो इस कार को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। जूनागढ़ में भयंकर बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए।
और अब आलम यह है कि लोग जिंदगी को खतरे में डालकर हाईवे पार कर रहे हैं। तस्वीरें जूनागढ़ के वंतली मालावदर हाईवे की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी इतना है कि पुल दिखाई नहीं दे रहा। कारें आधी आधी डूबकर चल रही हैं। पुल के किनारों पर लोग डंडे लेकर खड़े हैं ताकि पानी की गहराई का अंदाजा लगा सकें। हम आपको बता दें कि जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 12 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस मूसलाधार बारिश के चलते जिले के डैम और नदियां उफन रही हैं। जैसे ही डैम से पानी छोड़ा गया तो नेशनल हाईवे डूब गया, गांव डूब गए। 4 लोगों को यमराज से छुड़ाने आए देवदूत। एयरफोर्स का ढलती शाम में मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के जामनगर से आया एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जामनगर के नागेश्वर इलाके के खेड़ियार मंदिर में 4 लोग फंस गए थे। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब, कोई इन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। मौत इन 4 लोगों के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। तभी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन करने उतरी एयरफोर्स को इसकी सूचना मिलती है और हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाता है और शुरू हो जाता है ऑपरेशन एयरलिफ्ट। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की लाइट भी जली हुई है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के जवानों ने इन 4 लोगों को मौत के मुंह से खींच लिया। खुद जामनगर के कलेक्टर ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि 4 लोगों की जान बचाने पर डिस्ट्रिक्ट टीम को प्रसन्नता हो रही है। पोरबंदर में एनडीआरएफ का सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन। 24 घंटे से छत पर फंसे 4 लोगों की बचाई जान। पोरबंदर के इस मकान को जैसे मौत ने चारों तरफ से घेर लिया था। जी हाँ, मकान की पहली मंजिल तकरीबन डूब चुकी थी। जिंदगी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस मकान में सैलाब के बंदी बने 4 लोग हिम्मत हारने लगे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। और देवदूत की तरह इस मकान तक पहुंच जाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यानी एनडीआरएफ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मकान की छत पर आपको 4 लोग नजर आएंगे, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। फिर शुरू होता है ऑपरेशन जिंदगी। चारों तरफ सैलाब और उसकी दहशत का सन्नाटा, लेकिन इसी सैलाब को चीरते हुए एनडीआरएफ के जवान छत पर फंसे हुए लोगों तक पहुंचते हैं और रस्सी, ट्यूब और अपनी ट्रेनिंग के दम पर इन 4 को मौत के मुंह से निकाल कर लाते हैं। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के अलग अलग इलाकों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक दर्जनों लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। आज तक भी बाढ़ की स्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया। कैसे बाढ़ ने जामनगर में सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जामनगर में जहां बह गए 3 लोग, ठीक उसी जगह पर पहुंचा आज तक। जामनगर में कल जो हुआ उसने समूचे गुजरात को दहला कर रख दिया। इन तस्वीरों को देखिए, आपको सैलाब में 3 लोग बहते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि सैलाब में कैसे ये लोग डूब रहे हैं और उनको देख रहे लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा है। हम आपको बता दें, इन 3 लोगों में 2 लोगों को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया था, लेकिन एक शख्स लापता हो गया, जिसकी बॉडी आज मिली है। आज तक की टीम जामनगर में ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां ये 3 लोग बह गए थे। आज वहां पानी तो नहीं है, लेकिन एक ऑटो डूबा हुआ पड़ा है। लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा जो अभी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कहीं ज्यादा था और बहुत ज्यादा पानी था और यहाँ पर 3 लोग बह गए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने उनका वीडियो भी बनाया था बहते हुए लोगों का, और कुछ लोगों ने उनको बचाया। 3 लोगों में से 2 लोगों को बचा पाए थे। एक मिसिंग रिपोर्ट किया गया था, जिसको आज सवेरे एनडीआरएफ ने एक दूसरे ही बहुत आगे एक गांव है वहां पर उसकी जो बॉडी है उसको निकाली है। गुजरात में इतनी भयंकर बारिश हुई कि जल प्रलय जैसे हालात हो गए। सड़कों पर सैलाब में कारें बहती हुई नजर आई। घर मकान डूब गए। जामनगर और राजकोट समेत गुजरात के कई इलाकों में बारिश ने गदर मचा दिया। सैलाब में सबसे बुरी गत बनी जामनगर की। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जीवन रक्षा में जुट गए।
एनडीआरएफ की टीमें सैलाब के बीच फंसे लोगों की जान बचाती हुई नजर आई। भारी बारिश के बाद जामनगर के 18 में से 17 बांध एक ही दिन में ओवरफ्लो हो गए। 24 घंटे में जामनगर, कालापन और जाम जोधपुर में 25 इंच बारिश हुई। अकेले एयरफोर्स ने जामनगर में 43 लोगों को एयरलिफ्ट किया, जबकि सैलाब जामनगर में 3 लोगों की जिंदगी लील गया और 2 लोग अभी तक लापता हैं। 4300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। गुजरात के नए सीएम की शपथ लेने के फौरन बाद भूपेंद्र पटेल भी जामनगर के लिए रवाना हो गए और उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। जामनगर में सोमवार को हालात जितने भयंकर थे, आज काफी हद तक काबू में हैं, लेकिन सैलाब से आई तबाही के निशान चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस पुल को ही देख लीजिए, बाढ़ आई तो कैसे पुल के बक्कल से उतर गए हैं। भी फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर 10 फीट का पानी था और वो सारा क्योंकि इसके काफी ज्यादा फोर्स से बह रहा था, तो ट्रैफिक तो रोक दिया गया था, लेकिन अब इसके हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल यहाँ पर ग्राम रक्षक दल, ये जो आप देख रहे हैं खाकी वर्दी में, ये सब ग्राम रक्षक दल के लोग हैं जो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरे। जामनगर में सैलाब का कहर टूटा तो 35 गांव का संपर्क टूट गया। अब 24 घंटे बाद तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। जामनगर से विद्या और गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको गुजरात से अलग महाराष्ट्र का हाल भी दिखाते हैं। जबरदस्त बाढ़ और बारिश वहां पर भी है। अमरावती में एक नाव पलट गई, 11 लोग सवार थे, 3 के शव मिल चुके हैं, 8 लापता हैं, इन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। तो कोलकाता में भयंकर बारिश हो रही है। न्यू टाउन इलाके में एक महिला गड्ढे में गिर गई, घंटों बाद उसे मुश्किल से बचाया जा सका। महाराष्ट्र के अमरावती में दर्दनाक हादसा, नदी में पलटी नाव, 11 लोग डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के अमरावती में दर्दनाक हादसा हो गया। एक नाव पर सवार होकर 11 लोग जा रहे थे। अचानक वर्धा नदी इन लोगों के लिए काल बन गई। इसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो गया है। गोताखोर लोगों की तलाश कर रहे हैं। नाव के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घंटों की मशक्कत के बाद 3 लोगों के शव बरामद हो गए। इनमें एक 3 साल की बच्ची और 48 साल का एक शख्स है। बाकी 8 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये सभी एक परिवार के लोग हैं जो 13वीं से लौट रहे थे और वर्धा नदी पार कर रहे थे और तभी उफनती लहरों में नाव पलट गई। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई दिनों से भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर चल रही हैं। इस हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हर कोई अफसोस में डूबा हुआ है। मसूरी के कैंपटी फॉल में कैसे फंसे 200 पर्यटक, कैसे हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन, दिखाएंगे। पहाड़ों पर बारिश मूसलाधार हो रही है। मसूरी के कैंपटी फॉल में अचानक इतना पानी आ गया कि 200 पर्यटक फंस गए। जैसे तैसे इन लोगों को बचाया गया। ये उत्तराखंड के मसूरी का कैंपटी फॉल का रौद्र रूप दिख रहा है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल में अचानक पानी बढ़ गया, जिसके चलते 200 टूरिस्टों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। पानी की रफ्तार इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। और अब उत्तराखंड में चमोली के पागल नाले की ये तस्वीर देखिए। नाला भयंकर उफन रहा है। हालात ये है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 बंद हो चुका है और रास्ते के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रुद्रप्रयाग में भी बारिश से बुरा हाल है। केदारनाथ हाईवे से लेकर बद्रीनाथ हाईवे तक जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और मलबा सड़कों पर आ गया है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।